नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। आप सभी जानते हैं इस समय ब्रिज कोर्स हेतु आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया जा रहा है। द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत या अंग्रेजी कौन सी भाषा बेहतर होगी, इसको लेकर शिक्षक कन्फ्यूज्ड हैं। हम इस वीडियो में इसी कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक के रूप में हम सभी के लिए आवश्यक है कि हम लगातार अध्ययन करें। हम आपको जो भी अध्ययन सामग्री या जो भी सूचनाएं देते हैं उसका व्यापक अध्ययन करते हैं। जैसे द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत में, क्या संस्कृत में ही उत्तर देना पड़ेगा? यह कई लोगों का प्रश्न है और ये बहुत ज़्यादा ही लोगों का प्रश्न है कि क्या हमें उत्तर संस्कृत में देना होगा। इसके लिए हमने आपको पहले बताया था कि संस्कृत में उत्तर नहीं देना होता है। संस्कृत की शिक्षण पद्धति यहाँ पर आपको बतानी है। कुछ लोग उसके बाद जाते हैं एनआईओएस से पूछते हैं। एनआईओएस कहता है कि संस्कृत में देना पड़ेगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हिंदी। फिर एक बार और कोई इंक्वायरी करता है तो फिर ये होता है कि नहीं हिंदी में लिख सकते हैं। ओवरऑल क्या प्रक्रिया है या किस प्रकार से परीक्षाएं होती हैं उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार जैसे राज्यों में अगर आप देखें तो हम इन राज्यों की जो परीक्षाएं होती हैं संस्कृत भाषा को लेकर किस प्रकार से होती हैं और उसी के आधार पर हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यकीन मानिए आप जो आपके अंदर एक डर है या एक कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर के वह दूर हो जाएगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिएगा इसमें जैसा मैंने पहले लिख भी दिया है कि ब्रिज कोर्स में संस्कृत चुनने पर उत्तर संस्कृत में लिखना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। इसकी एग्जाम की रियलिटी यह है कि देखिएगा ब्रिज कोर्स में कोई भाषा परीक्षा हमको नहीं देनी है। हमें भाषा की परीक्षा नहीं देनी है। यह एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, आप एक शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं, आपको एक कोर्स कराया जा रहा है। आपके भाषा का ज्ञान नहीं चेक किया जा रहा है पर्सनल। ठीक है, इसमें आपको पेडागोजी समझनी है, टीचिंग अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। इसमें आपके संस्कृत भाषा की लेखन क्षमता को नहीं जांच रहा है एग्जामिनर। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। और इसमें संस्कृत एज अ लैंग्वेज 2 का मतलब यह है कि आप संस्कृत विषय की शिक्षण पद्धति को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे संस्कृत कैसे पढ़ाई जाए, बच्चों को संस्कृत सिखाने की विधियां क्या हैं। ठीक है, और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो त्रिभाषा सूत्र है, इसमें अगर संस्कृत भाषा के रूप में बच्चे को अधिगम उसका कराया जा रहा है, संस्कृत का, संस्कृत अर्जित कर रहा है, तो किस प्रकार से वह संस्कृत सीखेगा, बोलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूरा पेपर संस्कृत में लिखना होगा। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूरा पेपर संस्कृत में लिखना होगा। उत्तर आप किस भाषा में लिख सकते हैं? जो आपकी भाषा का माध्यम है, जो कि पहले ही आपसे पूछ दिया जा रहा है, मतलब फॉर्म भरते समय कि हिंदी या अंग्रेजी। अगर आपने हिंदी का प्रयोग किया तो फिर आप हिंदी शब्दावली का प्रयोग करेंगे हिंदी मीडियम को चुनने पर। और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भी आप संस्कृत ले सकते हैं इंग्लिश शब्दों के प्रयोग के साथ। ठीक है, तो आप उत्तर लिख सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में, जैसा कि ब्रिज कोर्स में अन्य विषयों में भी यही होता है। अब आप कहेंगे संस्कृत कहाँ आएगी, संस्कृत भाषा है तो ये कहाँ आएगी? तो यह उदाहरण के तौर पर आ सकती है। जैसे आप संस्कृत का शब्द किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आप उसको किस प्रकार से संस्कृत में लेकर आएंगे। जैसे बच्चे ने आम देखा तो अब आपने बच्चे को आम के बारे में दिखाया, उसको विजुलाइज कराया, फिर उसको उसकी संस्कृत बताया। ठीक है, तो आम्रह बता दिया या जो भी है। इसी तरह आपने अन्य शब्दों को देखा, जैसे तुम, तुम, तो आप अन्य कई तरीकों से आगे हम उसको देखेंगे। बच्चे को किस प्रकार से संस्कृत का ज्ञान कराएंगे ये हमको सीखना है। केवल यहाँ उदाहरण के तौर पर शब्द है, श्लोक है, वर्ण है, वाक्य। जैसे बच्चा एक प्रकार से कविता कहता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब इसी को आप एक फ्लो में, एक जैसे आप बताने की जो तकनीक होती है, ठीक है, आदर्श वाचन करके आप उसको बेहतर तरीके से सिखाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। इन शब्दों का आप मतलब ये तरीकों का प्रयोग आपको करना है, सीखना है। एग्जाम में आपको ये लिखना है कि तरीके कौन से होने चाहिए। एक बच्चे को कविता या श्लोक सिखाना है तो कैसे सिखाएं। 2-4 शब्द या छोटे उदाहरण, पूरा उत्तर संस्कृत में लिखना नहीं पड़ता, उदाहरण से समझिए। जैसे संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक कौशल के विकास के उपाय बताइए। यह प्रश्न आ गया, यह संस्कृत भाषा का ही प्रश्न है। अब इसमें संस्कृत शिक्षण में मौखिक कौशल विकसित करने के लिए वार्तालाप, अभिनय, श्लोक पाठ, समूह चर्चा आदि गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चा गेंद खेल रहा है, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि वह खेलता है। ठीक है, किसी बच्चे ने कहा तो सह, अब खेलने के लिए हमने बताया क्रीडति। अब कोई दूसरा आपने उसी तरह पढ़ता है तो पठती, इस प्रकार से होगा। तो बच्चे किस प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल मतलब बातचीत कर रहे हैं, विद्यार्थियों में सुनने और बोलने की क्षमता किस प्रकार से विकसित होती है, सब हमको मतलब इसका उत्तर लिखना है। बस इतना ही काफी है। इसमें संस्कृत में अनुवाद करने की जरूरत नहीं होगी, इस बात को आप समझ लीजिएगा। डर क्यों फैल रहा है मैंने आपको बताया भी कि इसको लेकर एनआईओएस ने ऑफिशियल कुछ बोला नहीं है। अब शिक्षक जो उनका हेल्पलाइन नंबर है, अब हेल्पलाइन वाले को क्या पता होगा, उन्हें क्या पता, उन्होंने सिलेबस हो सकता है बढ़िया से पढ़ा भी ना हो।
उन्हें टेक्निकल कोई आपकी फॉर्म मतलब टेक्निकल इशू हो रहा है, कोई जैसे पेमेंट नहीं हो रहा है या और कोई सूचनाएं हैं एनआईओएस के और समस्याएं उसके लिए है, उनसे फ़ोन करने पर वो खुद कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या उत्तर देना है। तो आप उनकी बातों को पूरा बिल्कुल ये प्रमाणिक ना समझे। तो इसको बीएड की संस्कृत भाषा परीक्षा समझ रहे हैं कुछ लोग, ये बिल्कुल जो है ऐसा नहीं है, यह पेडागोजी बेस्ड प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, तो एग्जाम में क्या स्टेप है भाई साहब? एग्जाम में संस्कृत पूरी तरह सुरक्षित है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। उत्तर हिंदी या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, केवल टीचिंग कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, शुद्ध संस्कृत लेखन परीक्षा आपकी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए मैं अन्य राज्य, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अध्यापक के रूप में आवश्यक है कि हम अध्ययन करें और हवा में बातों को न बताएं। हम अन्य राज्यों की संस्कृत परीक्षाओं को देखते हैं, वहाँ पर अध्ययन किया, वहाँ किस प्रकार से परीक्षाएं होती हैं, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो हमने उनके आधार पर आपको दिखाया है, कुछ प्रश्नों को दिखाया है, उस कुछ सिलेबस के हिस्सों को दिखाया है जो संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए गए हैं। जैसे संस्कृत भाषा को व्यवहार परक कैसे बनाएं। संस्कृत भाषा कठिन भाषा लगती है, ठीक है, बच्चा पहले हिंदी सीखता है, भोजपुरी पहले बोलता है, हिंदी फिर बोलता है, उसके बाद अंग्रेजी सीखता है, संस्कृत तो 3 में जाकर सीखता है। ठीक है, तो अब देखिए अभी तक हम लोग के सामने संस्कृत था भी नहीं, 1-2 में तो बच्चा संस्कृत सीख भी नहीं रहा, 3 से संस्कृत की शुरुआत होती है। तो दैनिक जीवन से जुड़े सरल संस्कृत शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग, विद्यालय, घर, बाजार आदि से संबंधित उदाहरण वगैरह, प्रश्न उत्तर, वार्तालाप, नाटक, भूमिका अभिनय, श्लोक, सुक्तियां, कथाएं सुनाना, चित्र, चार्ट, वीडियो, ऑडियो का प्रयोग, ये सारी चीजें हिंदी में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और अंग्रेजी में भी है, और उसी प्रकार से इसमें भी है। ठीक है, संस्कृत में भी है। तो वीडियो के माध्यम से आप संस्कृत की कोई श्लोक दिखा रहे हैं, संस्कृत की बातचीत हो रहा है उसको दिखा रहे हैं, तो इससे भाषा रटने की वस्तु न रहकर प्रयोग की भाषा बन जाती है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा को व्यवहार परक कैसे बनाएं, संस्कृत भाषाई कौशल का विकास कैसे हो। देखिए श्रवण, वाचन, पठन, लेखन वही चीज है जो हिंदी में है, सुबोपली वही चीज यहाँ पर है। श्लोक, अब इसमें वही चीज, अब श्लोक हो जाएगा, कथा हो जाएगा, वार्तालाप हो जाएगा प्रश्नोत्तर वाचन में। ठीक है, पठन हो जाएगा। तो विकास के उपाय क्या है, किस प्रकार से बच्चे का संस्कृत का भाषा का विकास हो, तो नियमित अभ्यास कराएं, समूह गतिविधियां कराएं, बाल केंद्रित शिक्षण हो, सरल से कठिन की ओर शिक्षण हो, है ना। अब संस्कृत में वार्तालाप कराने की क्षमता कैसे विकसित करें, तो कक्षा में सरल संस्कृत वाक्यों का प्रयोग करवाएं। ठीक है, तो हम है शब्दों का प्रयोग, मान लीजिए मैं, अब हम लोग का भी संस्कृत काफी समय हो गया, छूट गया है, तो जिन लोगों के संस्कृत बैकग्राउंड है या जो लोग संस्कृत ले रहे हैं उनके आधार पर हम बता रहे हैं। आप जैसे कोई भी संस्कृत का वाक्य मान लीजिए कि वह खेलता है तो सह क्रीडति हो गया, तो आप संस्कृत बच्चों से आपस में बात, मैं खेलता हूँ, ठीक है, तो अब बताइए, अब मैं खेलता हूँ का क्या होगा, स तो ते तुम युवाम युवम अहम आवाम, अहम है, तो अब उसी हिसाब से क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति क्रीडसि क्रीडतः क्रीडत क्रीडामि, तो अहम क्रीडा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए, तो मान लीजिए एक प्रकार से हम लोग, एक छोटी मोटी चीज है ये, संस्कृत के द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से करें। संस्कृत साहित्य नैतिक मूल्यों से भरपूर है, उपाय है श्लोक, सुभाषित, पंचतंत्र, कथाएं हैं, सत्य अहिंसा। तो संस्कृत भाषा के द्वारा बच्चे के अंदर नैतिक विकास किस प्रकार से विकसित हो रहा है, ये भी हमको देखना है। संस्कृत भाषा के प्रति बच्चों में अभिरुचि कैसे सृजित करें, जैसे खेल खेल में शिक्षण है, रोचक गतिविधियां हैं, श्लोक का गायन है, संस्कृत दिवस है, नाटक है, प्रतियोगिताएं हैं, दंड के स्थान पर प्रोत्साहन है, संस्कृत में पद्य पठन वगैरह है। ठीक है, याद रखने योग्य बातें देख लीजिए, शुद्ध उच्चारण के साथ पठन होता है। अब जैसे आप संस्कृत का श्लोक बता रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब हम लोग छोटे थे तो जब संस्कृत किस प्रकार से पढ़ते थे, कुछ इसी प्रकार से एक फ्लो होता था। तो ये श्लोक पठन के लिए ध्यान रखने की बात किस प्रकार से होनी चाहिए, उच्चारण के साथ प्रणाल्यात्मक रूप से पठन होना चाहिए, एक लय के रूप में देखिए हमने पढ़ने का प्रयास किया। तो शिक्षक भी इसी प्रकार संस्कृत सिखाएंगे, आरो का ज्ञान होगा, संधि एवं समास का थोड़ा ज्ञान कराएंगे कि अब ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए संधि समास और आगे चला जाएगा, आपको सिर्फ 5 तक ही केंद्रित रहना है, तो ये इसका और आसान रूप हो जाएगा। शिक्षक द्वारा सटीक आदर्श वाचन होगा, हाव भाव व भाव भंगिमा का भी प्रयोग होगा, जैसे हिंदी में करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में भी करना है। ठीक है, श्लोक पठन की शिक्षण विधि देखिए, शिक्षक द्वारा, अच्छा इसके पहले क्या था, श्लोक पठन के ध्यान रखने की बात है, वही चीजें हैं यहाँ पर। शिक्षण विधि किस प्रकार से है, आदर्श वाचन है, संक्षेप में बताना है, श्लोक कथा का भाव। ठीक है, अब इसी का मान लीजिए हमें पता है कि तुम ही माता हो, तुम्हें पिता हो, अब इस प्रकार से बच्चों को समझाया जा रहा है, छात्रों को अनुकरण वाचन का अवसर देना, कठिन शब्दों का निवारण करना, ये सारी चीजें हैं। अब पाठ्य पुस्तकों का उपयोग भी करेंगे प्राथमिक स्तर पर, देखिएगा जैसे पाठ्य पुस्तक को साध्य नहीं साधन समझना, गहन अध्ययन पर बल देना। अब इन्हीं सब चीजों पर प्रश्न पूछा जाएगा, तो हिंदी में इसका उत्तर आप लिखेंगे, अब इसका उत्तर आप संस्कृत में थोड़ी ना लिखेंगे। अब आप पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके बच्चे को संस्कृत किस प्रकार से सिखाएंगे, तो पाठ्य पुस्तक के बारे में इसमें देखिए ध्यान रखने की बात। अब इसको आप संस्कृत मीडियम में थोड़ी नहीं लिखेंगे, मीडियम आपका हिंदी है तो आप हिंदी में ही लिखेंगे ना। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है, देखिएगा शिक्षा के 3 अंग, शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है, इसे आप करिकुलम कहते हैं। तो वही संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है ब्रॉड सेंस में करिकुलम हो जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है,
जो हमारी एनईपी है द्वितीय भाषा के रूप में, अगर आप संस्कृत का अध्ययन करवा रहे हैं बच्चे को, तो उसको किस प्रकार से, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके क्या दिशा निर्देश हैं, क्या सिद्धांत हैं, उस किस प्रकार से संस्कृत में फॉलो की जाएंगे, शिक्षा के उद्देश्यों का अनुकूलन, जीवन के समस्त अनुभवों का समावेश, ठीक है। तो ये देखिए भाषा शिक्षा के प्रमुख सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हमने अपने अनुभव के आधार पर आपको बताने का प्रयास किया है। मैंने आपको पहले बताया कि अन्य राज्यों में और जो भी मुझे बेस्ट नॉलेज है, मैं अपने नॉलेज का प्रयोग करते हुए आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। ब्रिज कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, सटीक जानकारी के लिए, स्टडी मटेरियल्स के लिए इस चैनल को आप ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद।